प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पर डिस्चार्ज ट्यूब में भरकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप गुलाबी रंग की रेडिएशंस एमिट होती हैं। इन एमिटेड रेडिएशंस को हम स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा स्टडी करते हैं तो प्राप्त स्पेक्ट्रम में डिफरेंट वेवलेंथ वाली रेखाओं की श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं, सीरीज प्राप्त होती हैं। वेवलेंथ कम होने पर ये रेखाएं, लाइंस हैं, वो पास पास आ जाती हैं। इन स्पेक्ट्रल जो सीरीज हैं का जो डिफरेंट नाम दिए गए हैं और ये डिफरेंट नाम इन स्पेक्ट्रल सीरीज की खोज करने वाले जो आविष्कारक हैं उनके नाम पर दिए गए हैं। रिडबर्ग ने सिद्ध किया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऑब्जर्व्ड लाइंस को हम निम्न फॉर्मूले से समझा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? न्यू बार इक्वल टू है 1/λ r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर, जहाँ पर न्यू बार है वो वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, n1 और n2 इंटीजर हैं और r यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसका मान होता है 1096677 पर सेंटीमीटर होता है। अतः न्यू बार क्या हो जाएगा? 1096677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। n2 का मान n1 से हमेशा अधिक होगा। n1 का मान 1 2 3 4 एवं 5 वाली रेखाओं की 5 श्रेणियों को हम क्रमशः, यानी n1 का मान जब 1 हो तो उसको लाइमन कहेंगे हम, n1 का मान 2 हो तब उसको बामर कहेंगे, n1 का मान 3 हो तब उसको हम पास्चन कहेंगे और n1 का मान जब 4 हो तब उसको ब्रैकेट करेंगे और n1 का मान जब 5 हो तब उसको हम फुंड श्रेणी कहते हैं। इन सभी श्रेणियों की विशेषताओं को हम निम्नलिखित टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 5 श्रेणियां हैं: लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। और इनमें देखो ये n1 के मान है यहाँ पर 1 2 3 4 5। n2 का मान जो है लाइमन के लिए जब n1 का मान 1 है तो n2 में से क्या होगा? 2 3 4 5 होगा। बामर के लिए n1 का मान 2 है तो n2 का मान क्या होगा? हमेशा 3 4 5 6 7 ऐसे होगा। इसी प्रकार पास्चन के लिए जो n1 का मान 3 है तो n2 का मान क्या होगा? 4 5 6 7 ऐसे होगा। ब्रैकेट के लिए n1 का मान 4 है तो n2 का मान 5 6 7 ऐसे होगा और फुंड के लिए n1 का मान 5 है तो n2 का मान 6 7 8 9 ऐसे होगा। अब देखिए आप ये जो 5 श्रेणियां हैं वो डिफरेंट स्पेक्ट्रम रीजन में प्राप्त होती हैं। देखिए आप लाइमन जो श्रेणी है वो होती है अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर, पराबैंगनी क्षेत्र में ये प्राप्त होती है। बामर है वो होती है विजिबल लाइट में, दृश्य प्रकाश में। इसके अलावा पास्चन, ब्रैकेट और जो फुंड सीरीज हैं वो होती है इंफ्रारेड के अंदर। ये महत्वपूर्ण बात है। लाइमन होती है पराबैंगनी में, बामर होती है विजिबल में यानी दृश्य प्रकाश में, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड होती है अवरक्त यानी इंफ्रारेड में होती है। और इनके जो वेवलेंथ के मान ये दिए हैं आगे, क्योंकि ये किस में है? ये पराबैंगनी में लाइमन, तो क्या हुआ? लैम्डा का मान 4000 से एंगस्ट्रॉम से कम होगा और ये विजिबल में है तो 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। और ये तीनों बाकी किस में है? इंफ्रारेड में, तो इनके लिए क्या होगा? लैम्डा का मान 7000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होगा, अधिक होगा। ठीक है। हाइड्रोजन के समान अन्य परमाणु के लिए भी रिडबर्ग सूत्र निम्नलिखित होता है। न्यू बार इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर जेड जो है वो हाइड्रोजन के अलावा अन्य एटम का एटॉमिक नंबर है। ओके। अब देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक पॉइंट है वो है सीमांत रेखा, लिमिटिंग लाइन बोलते हैं, वो सीरीज लाइन बोलते हैं इसको। ये क्या होती है? ये लिमिटिंग लाइन या सीरीज लाइन क्या होती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किसी स्पेक्ट्रमी श्रेणी की सीमांत रेखा या लिमिटिंग लाइन वह लाइन होती है
जब N2 का मान क्या होता है, अनंत होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किसी स्पेक्ट्रमी श्रेणी की सीमांत रेखा या श्रेणी रेखा वह रेखा होती है जब जो N2 है उसका मान क्या होगा, अनंत होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। जब इलेक्ट्रॉन nth स्तर से ग्राउंड स्टेट में आता है तो प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रम रेखाओं की मैक्सिमम नंबर को हम निम्नलिखित फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। हाई लेवल क्या है इसका, n है, तो क्या होगा n(n-1/2) यानी n(n-1/2) से हम उस इलेक्ट्रॉन के nth लेवल से ग्राउंड स्टेट में जब पहुंचता है तो कितनी स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त हुई उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ एग्जाम्पल है कि n का मान 3 है, यानी वो 3 से वो ग्राउंड लेवल में आ रहा है, तब क्या हो जाएगा 3(-1/2), यानी कितनी रेखाएं आ गई, 3 रेखाएं आ गई। अर्थात थर्ड एनर्जी लेवल से वह ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है तो 3 रेखाएं प्राप्त होंगी। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में, यानी मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट n=1 है ना, उसके अलावा जैसे मान ले हाई लेवल क्या है, n का मान 4 है, वो 2 में आ रहा है, 1 में नहीं 2 में आ रहा है, या 3 में आ रहा है, या 6 से मान लो 2 में आ रहा है, या 4 में आ रहा है, 5 में आ रहा है। यानी जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में यानी ग्राउंड स्टेट के अलावा जाता है तो उससे होने वाले जो पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं उसको हम निम्न फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला क्या है, समेशन डेल्टा एन है। डेल्टा एन क्या है, n2-n1 है। हाई लेवल का n2 है और लो एनर्जी लेवल का n1 है। जैसे एग्जांपल दिया है इसमें कि वो इलेक्ट्रॉन है फिफ्थ से किस में आ रहा है, सेकंड कोर्स में आता है, सेल में आता है, तो क्या होगा ध्यान दीजिए, समेशन है, यानी जब वो फिफ्थ से किस में आ रहा है, सेकंड शेल में आ रहा है, तो पॉसिबल ट्रांजिशन कितने होंगे, वो क्या होंगे, समेशन 5-2 3 हो गए। 3 मतलब 1 + 2 + 3 हम लिखेंगे इसको, जैसे अपने हमारे 4 आया, समेशन कितना आया 4 आया, तो लिखेंगे हम 1 + 2 + 3 + 4 लिखेंगे ऐसे। ओके, तो 4 3 7 8 9 10 होगा। यहाँ पर 3 आया तो 1 + 2 + 3 3 + 2 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गए। यानी जब इलेक्ट्रॉन है वो फिफ्थ लेवल से सेकंड लेवल में आता है तो जो संभावित संक्रमण होंगे, ट्रांजिशंस होंगे, उनमें से कितनी होगी, 6 होगी। इस प्रकार से हम स्पेक्ट्रल लाइंस या स्पेक्ट्रल जो ट्रांजिशंस हैं उनके मान ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।